हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन पर। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल्स का कन्वर्जन कैसे होता है ये भी पढ़ चुके हैं हम, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू कैसे क्या होती है ये भी कर चुके हैं हम, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो उसकी रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, और एक क्वाड्रेंट सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें हाइट एंड डिस्टेंस एक ही पॉइंट आता है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी बी एंड ई पी डी। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एंगल ई पर कोई ना कोई पर्सन खड़ा हुआ है। तो एंगल ई पर कोई ना कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो वो ऊपर की साइड देख रहा है। तो उसको अपना हेड क्या करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है। और ये जो लाइन है ए पी, ये है ए पी जो लाइन है ये है लाइन ऑफ साइट। ए पी जो लाइन है ये हमारी साइट है, लाइन ऑफ साइट। और ई डी जो लाइन है या ए बी जो लाइन है वो हमारी लाइन क्या है, बेस है। बेस के साथ ही एंगल बनाएगा। तो जब कोई पर्सन पॉइंट ए पे खड़ा हो और ऊपर की साइड देख रहा हो, पॉइंट ए पे खड़ा होके पी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे ये पूरा का पूरा पी भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऊपर की साइड देखेगा तो उसको अपना हेड रेज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो लाइन ऑफ साइट ए बी के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें हमें क्या करना होता है, मोस्टली या तो हाइट निकालनी होती है, क्या करना होता है, या तो मोस्टली हम हाइट निकालते हैं या ये डिस्टेंस निकालते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में आता है ये, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लेकर ही इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो और एक चीज और, जो पीबी की जो लेंथ होगी ना, तो पीडी की अगर हम लेंथ निकाले, पी डी इज इक्वल टू लेंथ क्या होगी इसकी, पी बी प्लस बी डी। तो बी डी जो यहाँ पर है ना, ये क्या है, पर्सन की भी लेंथ है। बी डी यहाँ पर क्या है, बी डी किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। ए ई क्या है यहाँ पर, पर्सन की हाइट है जो वो खड़ा है वहाँ पर। तो उसके साथ एडिशन होकर इसकी पूरी लेंथ आएगी। अगर इस मीनार की पूरी हाइट पूछे भी क्या हाइट होगी, तो पी डी क्या होगा, पी वी प्लस बी डी। और बी डी क्या होगा, बी डी बराबर होगा ए ई। और ए ई या बी डी क्या है यहाँ पर हमारा, बी डी इज इक्वल टू ए ई हमारा यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ पर्सन। जो भी यहाँ पर पर्सन खड़ा है या जो भी एंगल बना रहा है उस पर्सन की हाइट है यहाँ पर। तो एक चीज आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। और एक चीज और, एंगल फ्रॉम वो होगा जहाँ पर पर्सन खड़ा होगा, हमेशा फ्रॉम वो पॉइंट होगा। और ना एंगल ऑफ एलिवेशन इसको क्यों बोलेंगे, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, कोई चीज इंक्रीज होना। इसलिए इस पर्सन को जो ग्राउंड पर खड़ा है उसको अपना हेड रेज करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसको एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ए पी ए बी को क्या बोलेंगे, पी ए बी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हो। अगर कोई बोले ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड रेजिंग हिज हैंड एंड लुकिंग अबव द ग्राउंड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम पे हमेशा पर्सन खड़ा होगा और पी पे हमेशा वो देख रहा होगा ऊपर की साइड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एलिवेट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, कोई चीज़ इंक्रीज होना। तो आप ऐसे करके भी इसको लर्न कर सकते हो। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा डिप्रेशन। अगर एलिवेशन का अपोजिट, अगर हम इंग्लिश मीनिंग भी देखें तो एलिवेशन का अपोजिट डिप्रेशन ही होता है, डिक्रीज होना कोई चीज़ स्लोली। जब कोई पर्सन क्या है, ऊपर की ओर खड़ा है और उसको नीचे की ओर देखना है,
तो वो क्या करेगा, तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हम अब इसके साथ तो डायरेक्ट बना नहीं सकते इस लाइन के साथ, तो क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये इसकी आइस होगी, और आइस के साथ जो ये एंगल बनेगा ना, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ ये क्या कर रही है, नीचे की साइड देख रही है, तो डिप्रेशन में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ऐसे करके आप लर्न भी कर सकते हो इसको। तो ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल है, तो इसमें हमारी ए और बी, ए बी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ए बी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो इसलिए ना ट्रांसवर्सल लाइन जब भी किसी को काटती है, टू पैरेलल लाइंस को, टू और मोर देन पैरेलल लाइंस होती है, तो ये जो एंगल होता है ना, जेड बनता है एक तरीके से, ये अगर आप देखो तो देखो ये जेड बन रहा है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये पूरा का पूरा जेड बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा ना हमेशा इसके बराबर होगा, पर वो लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन के कभी भी कोई लाइन काटे तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और उस ट्रांसवर्सल लाइन को मिलाते हुए जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल। जो जेड बनता है उसमें जो एंगल होता है ना, वो हमेशा जेड के अंदर वाला जो एंगल होता है वो हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये एंगल भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। और हमें क्या करना होता है, कभी तो इसकी हाइट निकालनी होती है, और इस केस में भी क्या करना होता है, इसकी डिस्टेंस निकालनी होती है कभी। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक बोलते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस बोलते हैं, क्योंकि हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर। तो आई होप आप सबको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो ना। अब हमारे पास ना ये 3 ट्राइंगल्स है, तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या हमें वैल्यू दी हुई है, हम इस ट्राइंगल में हमें क्या दी हुई है, पहले इसको लेके चलते हैं। चलो, इस ट्राइंगल में हमें ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो इसकी हमें वैल्यू x दे रखी है, तो इसकी वैल्यू x है, तो हमें पता है इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है, अगर ये 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री डायरेक्ट ही लिख लो आप, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan थीटा होता क्या है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा x, और बेस क्या है BC, जो कि हमें पता ही नहीं, हमें निकालना है अभी। और यहाँ x कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है, समझ लो इधर y की वैल्यू निकालनी है, y निकालना है हर किसी केस में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x, इसका मतलब y क्या होगा, हमेशा x के बराबर होगा। तो आपको बार बार में ये 2 और ये 2 स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे भी 45 डिग्री एंगल होगा ना उसका रेशो हमेशा क्या रहेगा 1/1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बता भी दिया ये कैसे होगा। तो y हमेशा क्या होगा x के बराबर होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी एंगल है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये y है। और अगर वैसे हम देखें तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं y की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी √3x, √3x आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर हमें x की कोई वैल्यू दी हो तो y हमारा हमेशा किस रेशो में रहेगा √3x, √3 के मल्टीप्लाई में रहेगा। और देखो ये वैसे भी ट्रू है, अगर ये x होगा और वो क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी √3x, तो x/√3x क्या हो जाएगा रेशो 1/√3, और tan 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3 होती है। ठीक है, समझ गए, आपको हमेशा बस ये
3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी हर हाल में, तब भी क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, इसमें भी हमें y निकालना है। तो हमें x की वैल्यू दी हुई है, समझ लो आप। तो 1060 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? √3। और वैसे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन √3। x अपॉन √3 हो गया। क्यों? कैसे? इसका मतलब होगा अगर आपको x की वैल्यू दी हो और एंगल 60 डिग्री हो तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन √3। और ये देखो वैसे भी ये चीज़ ट्रू है। अगर हम करके देखें, अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हो गया, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। समझ लो अगर हमें बेस की वैल्यू दी हो, बेस की वैल्यू जैसे 2 दे रखी है, हमें बेस की वैल्यू क्या है? 2 दे रखी है, BC की वैल्यू 2 है, और हमें AB की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो 10-30 डिग्री का रेशो हमेशा किस रेशो में रहेगा? 10-30 डिग्री 1/√3। तो ये बेस 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? BC क्या है हमारा? 2। तो AB क्या हो जाएगा? 2/√3। और अगर आप 10-30 डिग्री की वैल्यू भी निकालो, इन दोनों वैल्यू को रखकर 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 AB की वैल्यू होगी, और BC की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा। देखो यही रेशियो आ गया हमारा 10-30 वाला। तो अगर आपको बेस दिया हो तब भी आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हो तो भी आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। और एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में कई बार आपको दिया होता है जैसे 2 एंगल्स बनाए होते हैं, जैसे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस केस में आप क्या करोगे? नियरेस्ट वाला ट्राइंगल लोगे हमेशा। जैसे हमारे पास एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री ABCD, और ये वाला एंगल हो गया थीटा, और ये वाला एंगल हो गया अल्फा, मान लो आप इसको। तो आप हमेशा पहले यहाँ पे बेस में किसकी वैल्यू निकालोगे? जो हमारा क्या होगा? नियरेस्ट ट्राइंगल होगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? पहले DBC। तो आपको हमेशा पहले नियरेस्ट वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, जो अंदर की साइड छोटा ट्राइंगल बनता है। तो आप पहले ट्राइंगल DBC इसकी वैल्यू निकालोगे, और इसके अकॉर्डिंग बेस क्या आ जाएगा? अगर ये बेस x हुआ, DB अगर DB कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दी होगी, यहाँ पे मैंने x मानी है, तो BC क्या आ जाएगा? BC की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि थीटा की कोई ना कोई एंगल होगा, ये आ जाएगी यहाँ पर कोई ना कोई। हमने x यहाँ पे KX लिख देते हैं, इसमें KX, इसकी वैल्यू आ जाएगी KX। K कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है इधर भी है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ट्राइंगल ABC इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू में आप क्या करोगे? समझ लो ये y है, तो हम क्या कर लेंगे? x प्लस वाई, और कोई ना कोई BC की फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं k। और तो x प्लस वाई k इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? KX के, क्योंकि BC तो दोनों केस में सेम है। और हम आगे फर्दर ये क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको ये समझ आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि हम हमेशा अंदर वाला छोटा ट्राइंगल लेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन है एक, इसमें क्या है? एक ऑब्जर्वर है, 1.5 मीटर टॉल है, वो लंबा है, मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर 1.5 मीटर। फिर क्या है हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा? ABC और ये D है। तो ना वो क्या 28.5 मीटर दूर खड़ा है
ये ऑब्जर्वर की हाइट चाहिए, आप यहाँ रख दो, मैंने उधर ही लिख दी। 1.5 मीटर है इसकी हाइट, 1.5 मीटर। तो ये क्या कर रहा है, चिमनी है ये ए डी, ये पूरी की पूरी चिमनी है, यहाँ से ना 128.5 मीटर पर दूर खड़ा है। तो ए डी हमारी क्या है, चिमनी, और इसकी हाइट क्या होगी। और इससे अगर ये ट्राइंगल ए बी सी ले लें हम, तो ट्राइंगल ए बी सी आप ये लेके चलो, तो इसमें क्या है, बी सी क्या है हमारा, बी सी है हमारा 28.5। तो मैंने अभी आपको बताया है अगर ये वाली वैल्यू दी हो तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एंगल 45 डिग्री हो, सेम रहेगी। तो ए बी में हमारा क्या हो जाएगा 28.5, यही हो जाएगा ए बी भी। और चिमनी की अगर टोटल हाइट देखें तो चिमनी की हाइट टोटल क्या है, ए डी क्या होगा, ए बी तो वो हाइट है जहाँ पे पर्सन देख रहे हैं ऊपर की ओर, और इसमें लिख रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसलिए मैंने ना ये यहाँ पे लिया, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ए बी प्लस बी डी, ए बी की हाइट क्या है 28.5 और ये हो जाएगा 1.5, टोटल क्या आ गया 30 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 मीटर। सबसे पहले आप क्या करो, पर्सन की जो हाइट है ना उसको अलग ही रख लो और ट्राइंगल पूरी की पूरी वैल्यू निकाल लो। या तो कभी हाइट निकालनी होती है, कभी डिस्टेंस निकालनी होती है, ये दो ही टाइप बन सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कभी बनेगा नहीं। तो वो निकाल कर और आप उसमें पर्सन की हाइट और एडअप कर दो। एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेगा तब वो ऊपर की साइड देख रहा होगा, पर्सन मतलब कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो इसका मतलब पर्सन कहाँ खड़ा है, ऊपर है, और वो नीचे की साइड ही इज लुकिंग डाउन, इसका मतलब ये होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है जिसको एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को, एक पोल में एक कोई खराबी आ गई है और उसको रिपेयर करना है, और इस पोल की हाइट क्या है, ए बी पोल है हमारा, और इस पोल की हाइट है 5 मीटर, और उसको क्या करना है, वह उस पोल को रिपेयर करने के लिए उसको ऑब्वियसली उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है पोल की, तो उसको थोड़ा सा नीचे खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो अपना हैंड ऊपर करके उसको रिपेयर कर सके। तो वो कहाँ खड़ा होता है, यहाँ डी पॉइंट पर खड़ा हो जाता है, डी पॉइंट पे खड़ा हो जाता है। तो फिर इस फॉल्ट को रिपेयर करने लग जाता है, इस पोल में जो खराबी है। तो इसमें पूछा है जो इसकी लैडर है, लैडर क्या होगी यहाँ पर, सीढ़ी जिसके सहारे वो खड़ा है, उस सीढ़ी की लेंथ हमसे पूछी है क्या होगी, और जो सीढ़ी पे लैडर पे जो खड़ा है वो ग्राउंड के साथ क्या लेवल बना रही है, क्या एंगल बना रही है, एंगल 60 डिग्री बना रही है। तो इसमें पूछा है कि लैडर की लेंथ भी पूछी है उसने क्या है, और साथ में हमसे पूछा है कि पोल के फुट से, पोल तो ए बी है, तो पोल के फुट से उसको लैडर कितनी दूरी पर खड़ी करनी चाहिए। तो बी सी भी पूछा हमसे और सी डी भी पूछा हमसे, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हमें पता ही है कैसे निकालना है। अगर ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, अगर बी डी क्या 3.7 है और 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, बी सी क्या होगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.7 अपॉन √3। मैंने बताया था अभी के अभी पीछे आपको ये कैसे आया, डायरेक्ट हमने वाई की वैल्यू लिख ली 3.7, और ये 3.7 क्यों हुआ, क्योंकि इसने लिख रखा है 1.3 मीटर बिलो वो रिपेयरिंग स्टार्ट करता है। तो ये टोटल हाइट ए बी क्या है 5 है, तो बी डी क्या होगी हमारी 3.7, क्योंकि 1.3 उसमें से माइनस कर दिया हमने, तो बी डी होगी हमारी 3.7 और बी सी क्या होगी 3.7 अपॉन √3। ठीक है, तो ये तो हमारी डिस्टेंस तो आ गई भी, लैडर को पोल से कितनी दूर खड़ा करना चाहिए। अब हमें देखना है कि हमें एक्स की वैल्यू और निकालनी है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं
साइन 60 डिग्री। और साइन ही क्यों निकाला, हम हमेशा जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है हम हमेशा दो साइड्स लेते हैं, एक तो वो जो दी होती है और एक दूसरा वो जिसका कोई ना कोई वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ट्राइंगल DBC में, परपेंडिकुलर है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। और परपेंडिकुलर है 3.7 और हाइपोटेन्यूज क्या है x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई 7.4 अपॉन में √3, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो हमेशा आपको ना सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 10 45 डिग्री में दोनों हाइट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, 10 30 डिग्री में हाइट और डिस्टेंस आपस में किस रेशो में डिवाइड होंगे, और 10 60 डिग्री में हाइट और डिस्टेंस आपस में किस रेशो में डिवाइड होंगे। तो आपके लिए सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा ये, और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, एक शैडो है टावर, टावर क्या है हमारा यहाँ पर AB, ये AB हमारा टावर है यहाँ पर। तो टावर है और उसकी ना क्या है शैडो पड़ रही है नीचे सन के कारण। तो जब सन का एल्टीट्यूड क्या होता है 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है, तो उस शैडो की हाइट क्या हो जाती है, इस इधर लिख लो C, उस शैडो की हाइट क्या हो जाती है 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। तो हमें CD की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 मीटर। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका देखो, आपको टावर की शैडो जो कि लेवल ग्राउंड पर खड़ा है उसकी शैडो की हाइट क्या हो जाती है 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है, लेंथ मतलब, जबकि सन का एल्टीट्यूड मतलब जो उससे लंबाई से कितना एंगल बना रहा है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ही होता है 30 डिग्री है, देन मतलब इससे कंपेयर करते हुए, जबकि इसका एंगल क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे जितना एंगल बना रही थी ना 30 डिग्री पे क्या हो जाता है 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्या ले लिया 40 मीटर ले लिया। और AB हमारा क्या है टावर ही है, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है AB की। तो अगर हमें, मैंने पहले ही कहा था आपको हमेशा नियरेस्ट ट्राइंगल लेना है, तो हम ट्राइंगल AB और D लेंगे। तो अगर AB X है तो tan 60 डिग्री में क्या होगा BD क्या हो जाएगा X अपॉन √3, X अपॉन √3 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं BD इज इक्वल टू X अपॉन √3। अब क्या करते हैं हम ट्राइंगल ABC पूरा का पूरा लेके चलते हैं। अगर ट्राइंगल ABC को लेके चलें तो आप ये ट्राइंगल भूल जाओ ABD को, अब डायरेक्ट ABC देखो, सिर्फ ये सोचो ही मत कि बीच में ट्राइंगल ADB भी है। ABC को लेके चले तो AB और BC का रेशियो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 30 डिग्री पर 40 प्लस X अपॉन √3 इंटू √3 ये होना चाहिए। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, अगर ट्राइंगल ABC को लें तो हमारा BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा BC क्या हो जाएगा, पहले तो हम AB लिखते हैं ऐसे करते हैं, इसमें BC की वैल्यू तो हमें पता है ये हो रखी है, BC की वैल्यू है 40 प्लस X अपॉन √3 और 40 प्लस X √3, तो इसकी वैल्यू होगी 40 प्लस X √3, और इस केस में हमारी क्या हो जाएगी 10 30 डिग्री के केस में ये हो जाएगा 10 30 डिग्री के केस में हमारा हो जाएगा
तो इस क्वेश्चन में हमें बी सी की वैल्यू दे रखी है। बी सी की वैल्यू क्या होगी हमारी x/√3 + 40। पर अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लें, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें बी सी की वैल्यू क्या होगी, इसको ये आप यहाँ से ये रेज ही कर दो। तो ट्राइंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर ए बी एक्स है, ए बी क्या है, अगर हमारा एक्स है ट्राइंगल ए बी सी में, तो बी सी क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी, तो हमारा बी सी हो जाएगा tan 30 के केस में x√3। अब बी सी की हमारी ये भी है और बी सी की वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों की देन वैल्यू क्या है, इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के। ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। x√3 40 + x√3 और 40 इसको उधर की साइड ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2/√3x और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20√3। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3। अब ये आप हमेशा क्या किया करो, पहले तो ना हमेशा नियरेस्ट ट्राइंगल निकाल ला करो। ए बी डी निकाल लिया हमने और उसके अकॉर्डिंग हमारी बी सी की हाइट क्या आ गई, ये x/√3 था और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, तो 40 + x/√3। अब अगर हम बड़े वाला ट्राइंगल ले, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी एक्स है तो बी सी क्या हो जाएगा tan 30 के केस में x√3। तो बी सी की हाइट, बी सी की वैल्यू दो है, एक x√3 और एक ये वही 40 + x/√3। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल कर दो और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी और हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 20√3। तो आप हमेशा यही करा करो और सबसे पहले नियरेस्ट ट्राइंगल फाइंड किया करो। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमें, टॉप और बॉटम का एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और वो किससे, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से क्या बना रही है 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रही है। अब देखो फ्रॉम क्या होगा ना, इसका मतलब क्या, पर्सन वहीं खड़ा है। फ्रॉम द टॉप द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, पर्सन नीचे की ओर देख रहे हैं और फ्रॉम पे हमेशा खड़ा होगा, तो फ्रॉम कहाँ होगा हमेशा P, इसका मतलब ऊपर की साइड होगा, तभी तो वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसको आप नाम दे लो PQR और इसको नाम दे लो ये PD हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन को आपको समझना कैसे है, डिप्रेशन है इसका मतलब पर्सन नीचे की साइड देख रहा है और फ्रॉम होगा ना, पर्सन हमेशा वहीं खड़ा होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब, और उसने लिख रखा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप और बॉटम का जो बिल्डिंग का है, टॉप के साथ क्या बना रही है 30 डिग्री। सबसे पहले तो मैंने फ्रॉम देखा, तो इसका मतलब मेरा पर्सन यहाँ खड़ा है और डिप्रेशन है, इसका मतलब वो नीचे की साइड देख रही है। इसका मतलब मेरी बिल्डिंग क्या होगी, हमेशा छोटी होगी इससे भी, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ और बिल्डिंग को बड़ा करके बनाने लग जाओ। पहले हमेशा पर्सन को बिठाना, जहाँ पे फ्रॉम लिखा हो वहाँ पे हमेशा पर्सन होगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन होगा तो वो पर्सन नीचे की साइड देख रहा है, एलिवेशन होगा तो पर्सन ऊपर की साइड देख रहा है, नीचे की साइड देख रहा है, तो इसका मतलब टॉप से उसका बना रही है एंगल, तो टॉप के साथ 30 डिग्री है और फुट के साथ उसका क्या है, बॉटम के साथ क्या है 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल निकालेंगे PDE। तो ट्राइंगल PDE में हमारी अगर PD क्या है x है, ये तो मैं इतना लिख रही हूँ तो है, नहीं तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है सिर्फ, PD = x। तो tan 30 के केस में DE क्या हो जाएगा, tan 30 के केस में हो जाएगा DE हो जाएगा √3x, ये x√3 लिख दो, √3x लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब अगर हम ट्राइंगल लें, ट्राइंगल PQR, अब क्योंकि बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है RE 8 मीटर है, तो इसलिए हमने QD भी क्या लिख लिया 8 लिख लिया। तो PQ टोटल क्या हो गया 8 + x और tan 45 डिग्री के केस में PQ क्या हो जाएगा
8.x और 45 डिग्री है इसलिए क्यू आर भी इसके बराबर होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा 8 + x, 8 + x = क्यू आर। अब हमें दो चीज़ें मिल गई। डी किसके बराबर है? अगर हम देखें तो डी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, क्यू डी ई आर एक क्या है, हमारा रेक्टेंगल मान लो, चाहे आप स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, पर क्यू आर डी ई के बराबर है डायग्राम से। और ये बनेगा भी हमेशा ऐसी, क्योंकि जो बिल्डिंग का टॉप और बॉटम है वो तो हमेशा एक लाइन में ही रहेंगे ना हमेशा, इसलिए रेक्टेंगल ही बनेगा। तो डी किसके बराबर है? क्यू आर। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है ये एक। तो x√3 और ये क्या हो गया 8 + x, तो x की वैल्यू क्या आ गई √3 - 1 = 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8/√3 - 1। और जब भी आपको रूट डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो आप उसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब उसके सेम नंबर और उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 + 1 से ऊपर और नीचे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x = √3 - 1, ये हो जाएगा √3 + 1, और ये भी क्या हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा a - b और a + b। अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास। तो a - b, a + b क्या हो जाएगा a² - b²। √3² - 1 क्या आ जाएगा 2। तो 8/2, और ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आ गया √3 + 1। तो 2 से ये 8 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4√3, 4 ब्रैकेट में √3 + 1। और अगर आपको ये चीज़ें कई क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जब मैं इतना लिख रही हूँ, फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इतना ज़्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि डायरेक्ट ही वैल्यू रखनी होती है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। फ्रॉम का मतलब क्या है, पर्सन कहाँ खड़ा है, फ्रॉम मतलब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। रिवर के आर पार एक ब्रिज है उसके ऊपर और वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड, मतलब पर्सन कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है इसलिए मैंने पी लिख दिया। और वो देख कहाँ रहा है, ये यहाँ देख रहा है बी और सी। पर्सन बी पे देख रहा है और सी पे देख रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द रिवर है ना इसका मतलब। तो ये क्या हमारी बी सी क्या एक रिवर है और इसके अपोजिट साइड देख रहा है, मतलब बी पे देख रहा है और सी पे देख रहा है। और एंगल क्या बना रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री। मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिया, आप यहाँ पे भी 30 डिग्री ले सकते हो और यहाँ पर 45 डिग्री भी ले सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो आपस में, एंगल्स का कोई मैटर नहीं कर रहा। तो और हमें हाइट दे रखी है ब्रिज की, क्या है ब्रिज बैंक से कितनी हाइट पर है। बैंक क्या होते हैं किनारे, तो रिवर के किनारों से हाइट कितनी है, ब्रिज कितनी हाइट, ब्रिज मतलब पुल कितनी हाइट पर है। अगर बीसी एक रिवर है तो 3 मीटर हाइट पर है। तो अगर हम देखें ट्राइंगल PDC में, अब मैं डायरेक्ट ही वैल्यू रखूंगी। अगर PD की वैल्यू 3 है तो 1030 डिग्री क्या होगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 3√3 आनी चाहिए, क्योंकि 10 अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को डिवाइड करोगे तो आपका 1/√3 यही रेशो आएगा। ऐसे ही अगर PBD में देखें तो PD की लेंथ क्या है, हाइट क्या है 3, तो 1045 डिग्री पर दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, तो ये 3 हो गया। अब आप BC रिवर क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमारी रिवर है। तो रिवर को क्या करो आप BD + DC यही निकालना है हमें, और ये क्या हो जाएगा 3 + 3√3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में √3 + 1, ये हमारा आंसर हो गया √3 + 1। ये तो मैंने इतने लिखा नहीं, तो 1 लाइनर क्वेश्चन था ये सिर्फ, और बहुत कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन SSC में या इस टाइप का।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे ना हमें दिया हुआ है एक ट्री है जो ब्रेक हो गया, टूट गया तूफान के कारण, और जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो इस तरह से बेंड हो गया, मतलब जुड़ गया, मुड़ गया। बेंड होना मतलब मुड़ गया, कि जो ट्री का टॉप है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ट्री का टॉप यहाँ पर क्या होगा, ट्री का टॉप होगा ए ट्री का टॉप होगा हमारा यहाँ पर, ए ट्री का टॉप होगा, और ट्री क्या होगा, ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड क्या होगा सी, तो उसके साथ क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने बना लिया एंगल। तो एक तरीके से हमें क्या पूछा, ट्री की हाइट पूछी है। तो ट्री हमारा क्या होगा, ए बी, पहले वो लंबा था और फिर बैंड होने के कारण ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो हमें क्या, ये हमारी ट्री की लेंथ है और हमें यही निकालना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने पहले ही बता रखा है, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हो, तो ये बी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर बी है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी tan 30 डिग्री पर रेशो क्या रहेगा, 1/√3। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, ठीक है। कैसे, 8/√3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 8, इसको इससे डिवाइड करके 1/√3, यही रेशो रहेगा। अब हमें y की निकालनी है। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो साइन का केस बनता है हमारे पास साइन 30 डिग्री। अब हमने यही क्यों लिया कि आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना था, तो उस केस में आपको कोस थीटा लेने के चलना पड़ेगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, हमेशा हम दो साइड्स का रेशो लेते हैं, एक जो पता होती है और दूसरा जो निकालना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के तो स्टैंडर्ड एंगल्स की ऑलरेडी वैल्यू हमें पता होती है। तो मैंने यहाँ साइन लिख के किया। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 8/√3 और बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा y, नहीं परपेंडिकुलर है हमारा x और हाइपोटेन्यूज क्या है y। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2, तो 8/√3, 8/√3 तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 8/√3y। तो 8/√3y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16/√3, और जबकि ट्री की हाइट क्या होगी ए बी प्लस ए सी, ए बी क्या हमारा x है, ए बी हमारा x है तो वो है 8/√3, और ये क्या हो जाएगा प्लस 16/√3। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर यही आ जाएगा 8√3, ये आंसर आ जाएगा। आप ये आगे फर्दर खुद सॉल्व कर लेना, यहाँ से इसको 8/√3 कॉमन ले लेना,
8/√3 को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3/√3 तो 8√3 आंसर आ जाएगा इसका। ये फर्दर खुद सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, हमें दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब पर्सन कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है बस। तो चाहिए मैंने यहाँ C लिया, आप P ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा उससे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसका मतलब क्या है, पर्सन ऊपर की साइड देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो बिल्डिंग क्या होगी, BD होगी हमारी। BD के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फिर क्या है, इसके ऊपर एक फ्लैग लहराया गया है, और फ्लैग क्या है, बिल्डिंग के टॉप पर है, मतलब AD क्या है, हमारा फ्लैग है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो फ्लैग के टॉप के साथ जो ग्राउंड बना रहा है वो क्या बना रहा है, 45 डिग्री। तो हमें लेंथ निकालनी है फ्लैग की, और लेंथ निकालनी है हमें फ्लैग, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। हाँ तो ठीक है, हमें फ्लैग की लेंथ निकालनी है, और इसके अलावा BC की भी क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है भी, ये बिल्डिंग ग्राउंड के उस पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये निकालना है। हम हमेशा क्या करेंगे, पहले मैंने बोला ही था, नियरेस्ट और सबसे छोटा ट्राइंगल है, सबसे पास वाला ट्राइंगल लेकर चलेंगे। तो ट्राइंगल BDC में अगर BD क्या है, 10 है, तो BC हमारी क्या होगी, ये भी 10 होगी। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो BC क्या होगी हमारी, 10 होगी। अब अगर हम ट्राइंगल ABC लें, ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में 10 30 डिग्री होगा, और उसका 1/√3 होगा। तो AB पूरी की पूरी क्या होगी, AD + BD। तो AB हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, x + 10। तो BC हमारी क्या आ जाएगी, BC हमारी आ जाएगी x + 10√3, ये आ जाएगी। तो BC की क्या है, दो वैल्यू आ गई है, तो इनको आपस में इक्वल कर दो। तो BC की 2 वैल्यू आ गई, तो इनको इक्वल कर दो। 10 = √3 x + 10। तो ये हो गया हमारा x एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए, हाँ ये ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, ये 10 है, हमने ये यहाँ पे ना गलत कर दिया, 45 डिग्री एंगल ले लिया, यहाँ पे 30 डिग्री लेना था हमें। मैंने बाहर वाला एंगल समझ लिया 45 डिग्री है। यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाला एंगल क्या है, ट्राइंगल BDC में, ट्राइंगल BDC में तो एंगल 30 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, BD अगर 10 है तो BC क्या आ जाएगी, BC = 10√3 आ जाएगी हमारी। और जबकि ट्राइंगल, मैंने क्या पहले क्या गलत कर दिया था, एंगल रिवर्स ऑर्डर में ले लिए, जबकि BDC में तो एंगल 30 डिग्री है। और ट्राइंगल ABC में AB क्या हो जाएगा, x + 10, तो BC क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री है, तो इसलिए BC बराबर क्या होगा, AB हो जाएगा। तो x + 10, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, x की दो वैल्यू आ गई, BC की दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता, तो दोनों को क्या करें, कंपेयर कर देंगे, और हमारी अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। 10√3 x की वैल्यू आ जाएगी, x + 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10√3 - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। √3 - 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमेशा जो अंदर की साइड ट्राइंगल होता है ना, पहले हमेशा जो पास वाला ट्राइंगल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, ताकि उस साइड की क्या आ जाए,
जो भी लेंथ है डिस्टेंस है वो आ जाए हमारे पास हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ग्राउंड पर। तो टावर हमारा क्या हो गया ए बी, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो कि क्या 15 मीटर दूर है टावर से। टावर क्या है ए बी, और टावर से पॉइंट क्या है सी। तो ए बी टावर है, पॉइंट सी है, तो टावर पॉइंट से कितनी दूर है 15 मीटर, इसलिए मैंने 15 मीटर ये लिया। और एंगल एलिवेशन क्या दे रखा है, जो टावर के टॉप के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो ये हमने 60 डिग्री लिख लिया। तो बी सी अगर 15 है तो 10 60 डिग्री के पे ये कितना आ जाएगा हाइट, तो ये 50 है, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा 15√3। ये तो डायरेक्ट ही बिल्कुल ओरली क्वेश्चन था, क्योंकि ये 50 है। अगर हम ए बी अपॉन बी सी भी करें, ये सिर्फ ट्राई करने के लिए मैं बता रही हूँ। 10 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 15√3 अपॉन 15, ये कट जाएंगे, √3 आ जाएगा, और 10 60 डिग्री की वैल्यू भी यही होती है, तो ये भी सही है। तो आपको हमेशा जैसे मैंने बताया बस वो लाइनें याद रखो। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या हमें एक स्ट्रेट हाईवे दे रखा है और जो टावर के फुट की साइड लीड कर रहा है, और हमें क्या एक मैन है, जो एक पर्सन है जो टावर के टॉप पर खड़ा है। तो मैंने टावर क्या ए बी, और इस पर एक पर्सन को खड़ा कर दिया है। वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, उसका डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड देख रहा है, और उसका एंगल क्या 30 डिग्री है। जो कि कार क्या है टावर के पास पहुंच रही है। इसमें लिख रखा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसलिए मैंने ये 30 डिग्री एंगल यहाँ बनाया है। क्यों, क्योंकि कार क्या टावर के पास पहुंच रही है, तो इसका मतलब टावर से दूर है। और 6 सेकंड के बाद क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का चेंज हो जाता है और 60 डिग्री बन जाता है। एक बात मैं और आपको बताना भूल गई, यहीं बता देती हूँ, या एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके बता देती हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं रहा। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, और ऐसे ही इसके अंदर एक और बना लेते हैं ऐसे। तो एक बात बताओ आप, ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल बड़ा होगा? हमेशा ये वाला एंगल हमेशा छोटा होगा। ये अल्फ़ा मान लो, ये बीटा मान लो, तो अल्फ़ा हमेशा क्या होगा बीटा से छोटा होगा। और क्यों होगा उसका लॉजिकली रीजन भी मैं बता देती हूँ। अल्फ़ा क्या है, ये ज़्यादा बेंड हो रहा है, ये देखो अल्फ़ा ज़्यादा, ये वाली लाइन है जो PR ज़्यादा बेंड हो रही है एज कंपेयर टू PD से। तो ये PD क्या थोड़ी वर्टिकली स्टैंड लग रही है हमें, वर्टिकली एकदम स्टैंड लाइन वर्टिकली लग रही है, एकदम खड़ी लाइन लग रही है। जबकि PR क्या थोड़ी हॉरिजॉन्टली भी लग रही है हमें, स्लाइटली क्या थोड़ी बेंड ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए PR हमेशा क्या होगा PD से क्या होगा छोटा होगा। बस ये मैं बात बताने चाहती थी। और जैसे हमारे पास हमें 2 एंगल दिए हो, अगर किसी को समझने में डिफ़िकल्टी हो, हमें 2 एंगल दे रखे हैं, एक ये और एक ये। तो ये एंगल हमेशा क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 और मोस्टली 30 का ही कॉम्बिनेशन आता है। और ये जो अंदर वाला होगा वो एंगल क्या होगा 30 डिग्री। और अगर 45 डिग्री हो तो आप उस केस में अपने आप से अरेंज कर लेना। पर ये जो एंगल होगा ना बीटा हमेशा क्या होगा अल्फ़ा से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये थोड़ी स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी हुई लाइन है। जबकि PR क्या है एक थोड़ी ज़्यादा बेंड हो रही है लाइन। कि किसी को समझ ना आए भी 60 डिग्री कहाँ ले 30 डिग्री कहाँ ले, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाओ, तो वहाँ आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री लिया तो यहाँ पे 30 डिग्री लिया, और 30 और 40 का कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, इधर 30 डिग्री आ जाएगा। बड़े वाला एंगल हमेशा ट्रायंगल के अंदर की साइड होगा, और छोटे वाला एंगल हमेशा ट्रायंगल के बाहर की साइड बाहर वाले ट्रायंगल में बनेगा। तो एंगल ऑफ कार का जो डिप्रेशन ऑफ एंगल है वो हमारा पर्सन के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले अंदर वाला ट्रायंगल लेना है। तो ये x है ए बी x है, तो BD क्या होगी 10 60 डिग्री पे x/√3 ये हो जाएगी।
और अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लें तो अगर ए बी क्या एक्स है, एक बार ए बी अगर एक्स है तो बी सी क्या हो जाएगी, बी सी हमारी हो जाएगी 10-30 डिग्री के केस में √3x, ये हमारी बी सी हो जाएगी। और जबकि बी सी अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, x/√3 + 6x। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया √2/√3x = 6x। जब आप सॉल्व करोगे और ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x/√3 और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3s। अब s की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें पता है स्पीड, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये 6s है। और ये आया कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमें ये डी सी निकालनी है, तो स्पीड हमारी s है, डिस्टेंस हमारी डी सी है और टाइम हमें 6 सेकंड दे रखा है। तो डी सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 6s होगी। मैंने इसलिए यहाँ पर 6s लिया है सी डी को, और क्योंकि वो टावर के पास पहुँच रही है इसलिए मैंने 6x क्या लिया है। वो कह रहा है 6 सेकंड के बाद वो क्या करती है 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए मैंने 6 सेकंड यहाँ लिया। और ये क्या हो गया x/√3। तो ट्राइंगल ए बी सी में अब हमें x/√3 = 3s आ गया। और अगर हम इस s की अब वैल्यू निकालें तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, लिख लो यहाँ पे ट्राइंगल ए, डिस्टेंस तो चाहिए आप कोई सी भी निकाल लो, चाहिए आप ए बी सी को लेके निकाल लो, ए बी डी को निकाल लो, दोनों केस में सही आएगा आपका आंसर। ए बी सी के केस में थोड़ा लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने ए बी डी ले लिया। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड तो हमें वैल्यू नहीं पता, पर डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है और टाइम हमें निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है x/√3 और टाइम क्या है t, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता, ये भी हमें निकालनी है। अब ये वाली वैल्यू उठाकर आप क्या करो, s की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो इस वाले में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको, यहाँ रख दिया x/√3। मैंने क्या किया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी 3 × x/√3 और ये अपॉन में t आएगा। तो √3 से √3 कट गया, x से x कट गया और t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, t की वैल्यू होगी 3 सेकंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकंड्स इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते तो चाहिए ए बी सी ट्राइंगल को भी लेके चल सकते थे, अगर स्पीड में अगर आप डिस्टेंस निकालते उस केस में लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी डी में निकाली। स्पीड तो वैसे भी एवरेज होती है, चाहे आप किसी को भी लेके चल लो, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एक टावर के टॉप का 2 पॉइंट है जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर और 9 मीटर पर है। तो आप क्या करो, इसको लिख लो ट्राइंगल ए बी सी। टावर क्या है हमारा ए बी, एक तो पॉइंट है 4 मीटर पर और क्योंकि बी सी क्या है 4 + 5 9 दी हुई है, तो 2 पॉइंट है हमारे पास। एक तो हो जाएगा ये डी, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो एक पॉइंट की डिस्टेंस है 4 और दूसरा पॉइंट क्या है 9 मीटर दूरी पर है। तो 4 + 5 टोटल तो BC 9 ही होगी ना। तो आपको इसमें क्या है, इन द स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में, इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिया। एंगल्स क्या है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ एक एंगल 90 डिग्री है, नहीं अगर मैं लिख दूँ एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा 90। और देखो दोनों को अगर आप ऐड करो तो इसका सम क्या हो गया
90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वो एंगल जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा क्या होगा? थीटा होगा। तो इस केस में वही है। तो इसमें क्या है कि मैंने ये वाला एंगल क्या ले लिया, यहाँ पर थीटा ले लिया, ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ये वाला, और जबकि ये क्या ले लिया? 90 डिग्री माइनस थीटा। चाहिए आप इसको 90 माइनस थीटा ले लेते, ये थोड़ा चाहिए इसको आप थीटा लेके रिवर्स ऑर्डर में भी एंगल को ले सकते थे, उससे क्वेश्चन पर या आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया। तो अगर हम अब ट्राइंगल ए बी, या आप टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, इसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा हमारा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जबकि दूसरे अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लें तो उस केस में 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल है। 90 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एक्स ही रहेगा, और बेस क्या हो जाएगा? बी सी क्या हो जाएगी? टोटल 4 + 5 9 हो जाएगी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? x/9। और जबकि कोट थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 9, x/9। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2। तो आप देखोगे टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, और 1 इज इक्वल टू x² 36 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और जबकि अगर हम इसका रूट लें तो प्लस का 6 आएगा। अब कोई कहेगा माइनस का 6 क्यों नहीं आ रहा? भी हाइट या डिस्टेंस है, वो हाइट या डिस्टेंस कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? प्लस का 6 आ जाएगा रूट लेने पर, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में तो हो नहीं सकती। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 2 शिप्स है जो कि एक लाइट हाउस के अपोजिट साइड में खड़े हैं। तो लाइट हाउस हमारा क्या है? ए बी, और हमें दे रखा है दोनों शिप्स का लाइट हाउस हमारा ए बी है, और शिप्स क्या है? एक ये है और एक ये वाला शिप है। इन दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब पर्सन कहाँ खड़ा है मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ पे फ्रॉम हो वहाँ पे इसका मतलब पर्सन खड़ा है। और वैसे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब डायरेक्टली भी आपको समझ आ रहा है, भी वो नीचे की साइड ही देख रहा है। 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो मैंने ये, तो वो किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। तो क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा? जेड बन रहा है, ये पूरा का पूरा जेड बन रहा है। तो ये एंगल एडी या ये ले लो आप बी सी, हमारी क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी, और ए सी क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा अंदर वाला। तो हमें दे रखा है कि दोनों शिप क्या एक दूसरे से 230√3 मीटर दूर है। अपार्ट का मतलब क्या होता है? अपार्ट का मतलब होता है दूर है एक दूसरे से। तो अगर एक की वैल्यू मैं x लूँ तो दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 230√3 - x होगी। जितनी भी डिस्टेंस होगी उसमें से x की वैल्यू घटा दूंगी, जो भी मेरे को मिलेगी वो ये आ जाएगी। बी ई लिख लो आप इसको। तो अगर हम ट्राइंगल लें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी लें, तो अगर बी सी एक्स है, बी सी क्या एक्स है, तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा? ए बी हमारा आ जाएगा 1030 के केस में ए बी आ जाएगा x/√3, क्योंकि 1030 डिग्री का रेशो है। जबकि ट्राइंगल ए बी ई के केस में हम क्या लें? अगर बी ई क्या है? 230√3 - x है, तो उस केस में ए बी क्या आ जाएगा हमारा? 1060 डिग्री का। अगर ये लें, यहाँ पे 1030 था तो √3x, हाँ ये सही है। अगर उस केस में ए बी हमारा क्या आ जाएगा? ए बी हमारा आ जाएगा
√3 माइनस x √3, क्योंकि 10-60 डिग्री का रेशो रूट ही होगा। अब हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई ए बी की। इन दोनों को कंपेयर कर दें, हम एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। x/√3 230 √3 माइनस x √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3x हो गया और एक इधर की साइड x हो गया, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 230 √3 इंटू 3, ये हो गया। और जब x से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन में 4 √3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। वो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों शिप क्या है एक दूसरे से, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस निकालनी है। चाहिए आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, चाहिए आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, आंसर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहिए आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, हमें x की वैल्यू मिल गई और ए बी की निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें ए बी की। तो आप किसी में भी रख दो x की वैल्यू आपको, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक बी की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो मैं यहाँ कर देती हूँ सॉल्व, मेरे पास स्पेस बचा है। ए बी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 690 अपॉन 4 और √3 से √3 कट जाएगा, 690 अपॉन 4 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 172.5, ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए अपराइट पोल, इसका मतलब क्या है, पर्सन कहाँ खड़ा है, पोल के टॉप पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब आप एक चीज़ देखो, आप पोल किसको लोगे, अगर हम सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ते कि पोल के टॉप से 17.75 मीटर हाइट दे रखे हमें पोल की, हम पोल हम ए बी को लें या इसको सी को लें, तो इसमें क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है और टॉप फ्रॉम पर, इसका मतलब पर्सन खड़ा है, तो पर्सन कहाँ खड़ा है हमारा सी पर पर्सन खड़ा है, तो इसका मतलब तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड बनेगा। इसलिए मैंने क्या लिया, ये यहाँ पर 17.75 पोल हमारा होगा, CE होगा। और हमें ना क्या दे रखी, टावर की टोटल हाइट दे रखी, वो टावर के टॉप की साइड देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप के साथ बना रहा है पोल का टॉप, और हमें उसकी टोटल हाइट भी दे रखी है टावर की 57.75। पर BD तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। तो C 17.75 है तो BD भी 17.75 होगी, तो AD क्या होगी 57.75 माइनस 17.75 क्या हो गया 40 आ गया। तो AD की क्या आ गई हमारे पास 40 आ गई है हाइट। तो AD अगर 40 है तो और 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 40 अपॉन √3। जब पर ये आंसर तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हम इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट और वो आंसर कहीं मिल नहीं रहा तो इसका मतलब क्या, आप मल्टीप्लाई कर दो उसके कंजुगेट से, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 √3 अपॉन √3। ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन था, अगर आप करते तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इसमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप के साथ बनाता है, किसके साथ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब पर्सन कहाँ खड़ा है, नीचे, और वो ऊपर की साइड देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है इसका मतलब। और इस बिल्डिंग की हमें हाइट भी दे रखी है 680, इसका मतलब बिल्डिंग क्या हो जाएगी हमारी ABC, बिल्डिंग हमारी हो जाएगी CD
क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और फ्रॉम इसके साथ एंगल बना रहा है, और जबकि सेम टावर क्या करता है, बिल्डिंग के फुट के साथ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, 60 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो गया, बी सी डी ई, ये एक राइट एंगल, बी सी डी ई एक रेक्टेंगल बनेगा। तो सी डी क्या है, 680 है। रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 680 हो गया बी। तो बस आप निकाल लो। सबसे पहले हमें नियरेस्ट ट्राइंगल लेकर चलना होता है। तो अगर हम ट्राइंगल ए ई डी लेके चलें तो हमारी ई डी क्या आ जाएगी, 1045 डिग्री है, तो वो भी एक्स ही रहेगी, ये हमारी एक्स आ जाएगी। और जबकि ट्राइंगल अगर हम ए बी सी लेके चलें, ट्राइंगल ए बी सी लेके चलें, तो उस केस में हमारी ए बी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 680, और 60 के केस में क्या हो जाएगी, बी सी हमारी, बी सी ई डी हमारी क्या होगी, बी सी के बराबर ही होगी, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या लिख देते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस 680 अपॉन √3 ये हो जाएगा। अब क्या हमारे पास बी सी की दो वैल्यू आ गई, तो इनको आपस में कंपेयर कर दो। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 680 अपॉन में √3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 680 अपॉन में √3 -1। पर यह आंसर तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस आप। तो नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो √3² - 1 2 आ जाएगा, और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 680 अपॉन 2 इंटू √3 + 1, ये इससे कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 343 √3। आंसर क्या आ जाएगा, 340, इसको आप लिख लो, 340 √3 + 1, ये आंसर आ गया। और जबकि हमें पूछी क्या, टावर की हाइट पूछी है, टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट है x प्लस 680, ये वाली हाइट है टावर तो हमारे पास ए बी था, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 680। मैंने ये क्वेश्चन इसके बाद क्या किया, यहाँ पे कर रही हूँ, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 680, एक्स प्लस 680, एक्स की वैल्यू क्या है, 340 √3 + 1 + 680। तो आप जब इसका 340 कॉमन लोगे तो ये √3 + 1, यहाँ पर 2 आएगा, 2 + 1 3 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 + √3, ये आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों में से क्या किया, 340 कॉमन ले लिया, और 340 कॉमन लेने पर इस वाली टर्म में क्या आ जाएगा, √3 + 1, इस वाली टर्म में आ जाएगा 2, तो √3 + 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना, और ये क्वेश्चन तो मैंने लिख ही रखा है। इसमें क्या, एक काइट है जो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, और हाइट क्या है, कितनी हाइट पर, 30 मीटर पर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 30 मीटर पर उड़ रही है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 60 डिग्री है। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, भी थीटा क्या होगा, तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो इसका मतलब साइन थीटा का कॉम्बिनेशन है ये, 30/60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, साइन से साइन आपस में कट जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई हमारी। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसी साल आया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, यहाँ पर हमें एक वर्टिकली टावर दिया हुआ है, और उसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग लगाया हुआ है।
फ्लैग की लेंथ क्या है, हाइट क्या है, AD, जो कि h दी हुई है हमें, और एक पॉइंट है प्लेन पर जो कि बॉटम में है, और जो फ्लैग है उसका टॉप और बॉटम है। फ्लैग क्या है हमारा, AD, तो फ्लैग का जो टॉप है वो, फ्लैग का टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितने एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ एंगल बना रहे हैं एंगल बीटा, और जबकि बॉटम है जो फ्लैग का वो उसके साथ एंगल बना रहा है एंगल अल्फा। तो हमें क्या करना है, पहले स्टार्टिंग वाला हमने कहा जो पास वाला ट्राइंगल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। टेन अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन वाई, हमने एक्स और वाई मान लिया। और जबकि ट्राइंगल ए बी सी में टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, एच प्लस एक्स और बेस हो जाएगा वाई। अब क्या करो आप, इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 हम ये कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा एच प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा एच अपॉन एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया। अब एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा, ये आ जाएगा। तो एच तो हमें दे रखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हमें। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू इससे हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। जब एच को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एच टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब ये मैंने कई सारे क्वेश्चन 4 to 13 आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। इसमें क्वेश्चन 10th है जो, उसका मैंने डायग्राम बना रखा, और वो इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें जो ईदर साइड लिखा हुआ है ना, ईदर साइड का मतलब होता है अपोजिट। कई बच्चे क्या निकाल लेते हैं, इसको उसी एक ही साइड में निकाल लेते हैं। ईदर का मीनिंग होता है अपोजिट, भी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं दोनों के दोनों, इसलिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया। और ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, आपको आ जाएगा। अब इस वाली स्लाइड में क्या है, हमें इसमें जो ये क्वेश्चन 14 है, ये 15 है, ये वाला क्वेश्चन 14 है, ये 15 है, और ये 16। 15 और 16 तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और ये सारे मैंने इस चैप्टर को समराइज किया। अगर आपको पढ़ना हो तो ये नोट्स पढ़ लेना। मेन इस क्वेश्चन में नोट्स कुछ भी नहीं होते, सिर्फ ये 2 लाइनें ही होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो 14th क्वेश्चन है इसका मैंने डायग्राम बना दिया है। ये 88.2 है। एक क्या कर रहा है, बैलून फ्लाई कर रहा है, तो बैलून तो हमेशा सेम हाइट पर रहा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगी, ABC, इसको मान लो आप D, इसको मान लो E, तो B हमेशा क्या होगा, CD के बराबर होगा, इसलिए ये भी 88.2 होगा। तो आप पहले क्या करना है, AB निकाल लेना। तो AB क्या आ जाएगी आपकी, AB आ जाएगी आपकी 88.2 अपॉन में √3 आ जाएगी। जी मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, AB आ जाएगी हमारी 88.2। और ये वाला ट्राइंगल क्यों लेंगे, क्योंकि इसी वाले ट्राइंगल से हमें क्या है, ये AB की वैल्यू मिल जाएगी 88.2 अपॉन में √3, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें इसमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालनी है, बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। इसका मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, BC निकालना है।
क्योंकि बैलून तो क्या था, पहले ही सी पे था, फिर बी की वाली पोजीशन पे आ गया, तो इतनी डिस्टेंस हमें निकालनी है। पर अगर हम ट्राइंगल ले ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ए सी आ जाएगा हमारा, ए सी आ जाएगा 88.2 √3 ये आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, बी सी, तो बी सी हमारी कैसे निकलेगी, ए सी माइनस ए बी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेना 88.2 मैंने कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, ए सी 1/√3, इसमें होगा एंगल 30 डिग्री होगा ना, हाँ तो ठीक है ये, और इसमें 60 डिग्री था तो पौन में आ गया। तो ए सी में क्या आ जाएगा, एंगल √3 आएगा, इधर मैंने /√3 लिख दिया, ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास बी सी की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। और मैंने ये सारे के सारे आंसर भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ताकि आप अपने आंसर मैच कर लो। जिसमें ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पीछे सॉल्व कर दिया, जस्ट आपको आंसर ही निकालना है। और इसके अलावा 10th क्वेश्चन का भी मैंने डायग्राम बना दिया। तो आप क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, बहुत ईजी है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आंसर या डायग्राम जो भी आप कहोगे उसको बना के दे दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आगे भी अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू रख सकूं। थैंक यू।